नमस्कार मित्रों, आजकल हमारी राजनीति, समाज और बौद्धिक वर्ग में खास तरह का चलन देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार कोई कदम चाहे अच्छा उठाए चाहे बुरा उठाए, कोई मुद्दा वो अच्छा उठाए चाहे बुरा उठाए, उसका विरोध करना है, इसलिए एक खास वर्ग उसका विरोध कर रहा है। इस विरोध के पीछे गुण और दोष नहीं देखा जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए था कि विरोध, अगर दोष कोई है, मुद्दे में कुछ कमी है तो उसका किया जाए, अगर कोई कदम गड़बड़ है तो उसका विरोध हो। लेकिन सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ये कदम उठाया है, ये उनका उठाया मुद्दा है, इसका विरोध किया जाए, ये थोड़ी असहज करने वाली बात है। आपको लगता होगा कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ। हाल ही में 25 जून को आपातकाल की 51वीं बरसी बीती है। आप सब जानते हैं कि 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा सरकार ने देश पर आपातकाल थोप दिया था। उस आपातकाल में संविधान के 42वें संशोधन के जरिए चूंकि न्यायपालिका के अधिकार सीमित कर दिए गए थे, इसलिए न्यायपालिका कई मामलों में सुनवाई तक नहीं कर पाती थी। रिट पिटीशन, जिसको जनहित याचिका कहते हैं, वो भी स्वीकार करने का अधिकार छीन लिया गया था। और तो और संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है, वो अधिकार भी इंदिरा सरकार ने मुलतवी कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। यह बताने की जरूरत नहीं है कि उस दौर में प्रेस पर जबरदस्त सेंसरशिप लागू हुआ। उस दौर में परिवार नियोजन को लेकर के जबरदस्ती बहुत सारे ऐसे लोगों की भी नसबंदी कर दी गई, सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए, जो नसबंदी के लायक नहीं थे, यानी जो अविवाहित थे या जिनकी उम्र, प्रजनन योग्य उम्र बीत चुकी थी, जो बुजुर्ग हो चुके थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो केंद्रीय सत्ता थी उसने नीचे तक अधिकारियों के, कर्मचारियों को उनके स्तर के मुताबिक कोटा तय कर दिया था कि उनको नसबंदी के इतने केस लाने ही लाने हैं। और उन दिनों समानांतर सत्ता के केंद्र के रूप में इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी उभरे थे। संजय गांधी के सबसे नज़दीकी सहयोगी उन दिनों थे विद्याचरण शुक्ल, जो मध्य प्रदेश के नेता थे। अब वो नहीं है इस दुनिया में। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल, बाद में बंसीलाल को हरियाणा से इस्तीफा दिला करके केंद्रीय रक्षा मंत्री का दायित्व दिया गया था, और बंसीलाल के जगह पर बनारसी दास जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन उन्हें एक सख्त निर्देश था कि वही होगा जो बंसीलाल चाहेंगे। उन दिनों एक नारा भी लगता था कि इमरजेंसी के 3 दलाल, संजय, विद्या, बंसीलाल। तो ऐसे माहौल में जब न्यायपालिका के अधिकार छीन लिए गए, जनता की बात सही तरीके से रखने वाले अखबारों, क्यों उन दिनों अखबार ही था, आज की तरह मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो टेलीविज़न है वो था नहीं, तो वो नहीं था, उसका भी अधिकार छीन लिया गया था। सही बात, जनता की जो है वो सत्ता तक पहुंच नहीं पा रही थी, न्यायपालिका के अधिकार तो सीमित कर ही दिए गए थे। ऐसे माहौल को आज कुछ लोग अनुशासन पर्व बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अनुशासन पर्व बताने का काम संघ परिवार ने कहा था। ऐसा नहीं है, ऐसा काम संघ परिवार ने नहीं किया था। इंदिरा गांधी उन दिनों गांधी जी के रचनात्मक शिष्य, जो वर्धा, महाराष्ट्र के वर्धा के पास पवनार आश्रम में रह रहे थे, उन दिनों उनका मौन व्रत चल रहा था, उनसे मिलने गई थी और मिल करके उन्होंने इमरजेंसी की जानकारी दी थी। उन्होंने ही लिख करके इमरजेंसी को, आपातकाल को अनुशासन पर्व कहा था और इसे अपने लिए एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र इंदिरा सरकार ने माना था। और देखते ही देखते पूरे देश के स्कूलों, स्टेशनों, बस स्टॉप्स, बस स्टेशनों, सार्वजनिक जगहों, अस्पतालों,
आदि की दीवारों पर अनुशासन ही देश को महान बनाता है, ऐसे नारे लिख दिए गए। एक तरह से भारत को संदेश दिया गया कि ये देखो, विनोबा भावे जी ने भी इमरजेंसी को सही बताया है। आप सब जानते हैं, नहीं भी जानते हो तो जान लीजिए कि इंदिरा गांधी की सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्री थे उमा शंकर दीक्षित, शीला दीक्षित के ससुर जी। उनको अपमानित करके बाहर निकाला गया। इमरजेंसी लागू होने के अगले दिन तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने, उनको संजय गांधी ने बुलाया और बुला करके कहा कि ज़रा इन प्रेस वालों को जो स्क्रू है, पेच है, उसको कस दो। उन्होंने इससे इनकार करते हुए कहा कि संजय गांधी से कहा कि मैं आपका सहयोगी नहीं, आपकी माँ का सहयोगी हूँ। लेकिन संजय गांधी कितने ताकतवर थे, इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि महज इस घटना के, इस मुलाकात के 12 घंटे के अंदर ही इंद्र कुमार गुजराल को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से हटा दिया गया और उनकी जगह पर विद्याचरण शुक्ल को नया सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया। संजय की एक सभा में गाना गाने से इनकार करने वाले किशोर कुमार को आकाशवाणी पर प्रतिबंधित कर दिया गया। उनके गाने आपातकाल में नहीं बजाए जाते थे। इमरजेंसी में बहुत सारे अत्याचार भी हुए। ठीक है कि उन दिनों ट्रेन टाइम पर चलने लगी थी, कर्मचारी अधिकारी समय पर अपने दफ्तरों में पहुंचने लगे थे, विनोबा जी का अनुशासन पर्व इन अर्थों में सफल हो रहा था, लेकिन उसके बदले में देश कितनी बड़ी कीमत चुका रहा था, कितने अत्याचार हुए, कितने अन्याय हुए, यह आप इतिहास के पन्ने खंगालेंगे तो पता चल जाएगा। बहुत सारे लोगों को पुलिस ने प्रताड़ित किया। जॉर्ज फर्नांडिस के छोटे भाई को तो उठा करके ले जा करके एक तरह से मौत के मुंह में डाल दिया गया था, किसी तरह से वो बचे थे। हर व्यक्ति की निगरानी की जा रही थी। उन दिनों सारे समाचार पत्रों को सेंसर कर दिया गया था, सिर्फ रामनाथ गोयन का और उनका इंडियन एक्सप्रेस कुछ हद तक तन करके खड़ा था। इन सब बातों को इसलिए याद कराना पड़ रहा है और मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आज जो लोग ये बता रहे हैं कि अघोषित इमरजेंसी है और वह इमरजेंसी घोषित होते हुए भी अच्छी थी आज के अघोषित इमरजेंसी से, तो उनकी बात पर, उनके तर्क पर तरस आता है। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, मेरा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में है। हमारा थाना सातवार पड़ता है। हमारे यहाँ के थानेदार उस समय राम पलट यादव होते थे। वो बुलेट से चलते थे, अपनी बुलेट से आए, हम लोग फटफटिया कहते थे। मैं दूसरी शायद कक्षा में पढ़ता था और हमारे गांव में एक रामेश्वर राजभर होते थे, अब इस दुनिया में वो नहीं है। वो मूछें रखते थे। उनसे राम पलट यादव ने कुछ पूछा और रामेश्वर जी उसका जवाब नहीं दे पाए, तो उनकी मूछें उन दरोगा जी ने उखाड़ ली थी और उनकी मूछ से खून की धार निकल पड़ी थी। आप सोचिए पुलिस किस तरह से अत्याचार कर रही थी और सार्वजनिक अत्याचार, किस तरह से कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा था। विपक्ष के तमाम नेताओं को, और जिसने भी इमरजेंसी के विरुद्ध थोड़ी आवाज़ उठाई या उठाने की कोशिश की, बिना पूछे उसे उठा करके जेल में डाल दिया जाता था और उनकी जमानत तक का अधिकार तत्कालीन न्यायपालिका और न्यायालयों को नहीं था। ऐसे माहौल को अगर आज के माहौल से तुलना करके और आज की नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध में सही ठहराया जाए तो मुझे लगता है कि ऐसे तर्कों पर तरस ही किया जा सकता है। आपातकाल के बारे में आपको पढ़ना है तो बहुत सारी किताबें हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास की किताब है 1977 का एक दिन, अंग्रेजी में है, या कुलदीप नैयर की किताब है द स्कूप, उसको पढ़िए। पढ़ के आपको पता चलेगा कि किस तरह से उस दौर में अत्याचार किए गए, गैर संवैधानिक ढंग से सत्ता चलाई गई। और संजय गांधी को संजय गांधी ने कुलदीप नैयर को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था
कि वो तो चुनाव कराना ही नहीं चाहते थे 1977 में। बस उन्होंने तो चुनाव इसलिए कराया कि बल्कि उन्होंने चुनाव नहीं कराया बल्कि इंदिरा गांधी ने कराया। वो तो यह मान के चल रहे थे कि अगले कुछ सालों में जब लोग उनकी तरह सोचने लगेंगे तो वो चुनाव करा लेंगे। और इंदिरा गांधी ने चुनाव जब कराने का फैसला लिया था तो कुलदीप नैयर को दिए इंटरव्यू में संजय गांधी ने स्वीकार किया है कि वो इससे नाराज़ हुए थे। ये बात और है कि चुनाव हुए, इंदिरा गांधी की सर्वशक्तिमान सत्ता गई। मुझे लगता है कि अगर आज की बातों को, आज के मुद्दों को, आज की योजनाओं को आपको विरोध करना है तो कम से कम सही परिप्रेक्ष्य में, सही संदर्भ में, सही तरीके से कीजिए, सही तर्कों के साथ कीजिए। पहले की हत्या अच्छी थी, आज की हत्या बुरी है, यह तर्क नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि इमरजेंसी का बचाव करने वाले आज के लोग, आज के बौद्धिक, आज के कथित राजनेता, मैं उनको कथित ही कह रहा हूँ, या तो उनके पास तर्कों के हथियार भोथरे पड़ गए हैं, तर्कों का खजाना खाली हो चुका है, या फिर वो उनका इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। बस उन्हें विरोध के लिए विरोध करना है और गलत तर्क देना है। इससे बचना होगा। भारतीय लोकतंत्र को अगर बचे रहना है, जिंदा रहना है, आगे बढ़ते रहना है, तो कम से कम इस तरह के तर्कों से बौद्धिक समाज को बचना होगा। राजनीति तो तर्क देती है और राजनीति वक्त पड़ने पर नए समीकरण के साथ ढल भी जाती है। मुझे लगता है कि राजनीति को बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया जा सकता है, उसको संदेह का लाभ दे सकते हैं, क्योंकि आज की राजनीति में बहुत सारी बातें, बहुत सारे मूल्य पीछे छूट गए हैं। राजनीति अपना मूल्य बदलती रहती है, गढ़ती रहती है और नए मूल्य स्वीकृत करती रहती है, एडॉप्ट करती रहती है, लेकिन बौद्धिकता के लिए बार बार मूल्य नहीं बदलते। मुझे लगता है बौद्धिक समाज को इसकी ओर देखना होगा, सोचना होगा और इस तरह के भोथरे तर्कों से बचना होगा। धन्यवाद। आपको हमारे ये विचार कैसे लगते हैं, मेरी ये चर्चा कैसी लगती है? मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारा सुधार करने की ज़रूरत है, करने की कोशिश करूँगा। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया मेरा मनोबल बढ़ाएगी, आपकी आलोचना भी मुझे अपने में सुधार करने के लिए प्रेरित करेगी। आप सब मेरे साथ बने हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।